ओके, सो टॉकिंग अबाउट द लाहौर रेजोल्यूशन या पाकिस्तान रेजोल्यूशन, अब क्या हुआ है कि भाई द कांग्रेस पार्टी हैज रिजाइंड, और कांग्रेस पार्टी के रिजाइन पर जो है द मुस्लिम्स दे सेलिब्रेटेड द डे ऑफ डिलीवरेंस, एंड जस्ट 3 months आफ्टर द डे ऑफ डिलीवरेंस अब मुसलमानों ने पास कर दी पाकिस्तान रेजोल्यूशन, वेयर इन द मुस्लिम्स डिक्लेयर्ड के दे नीड अ सेपरेट होमलैंड। और मुसलमानों ने कह दिया कि भाई नो रिफॉर्म इन इंडिया विल बी एक्सेप्टेबल until and unless इट कंटेन्स अ रेफरेंस टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान, के इंडिया में कोई भी रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करवाया जाए, इंडिया में कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस करवाया जाए, मुसलमानों ने कहा हम उसको उस वक्त तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे until and unless it contains a reference to the establishment of Pakistan. So it turned out to be, or it was called to be, the Pakistan Resolution 1940. Importance of the resolution की अगर बात की जाए तो it gave new meaning and shape to the Muslims' demand for a separate nation. It gave new hope, confidence, and it provided the Muslims with high spirit. And this resolution also showed unity amongst the Muslims. तो ये इसके फायदे हैं। लेकिन इस रेजोल्यूशन पर हिंदूज का रिएक्शन बड़ा फियर्स आया है। They called the Pakistan as anti-national demand. उन्होंने कहा कि भाई ये जो आप डिमांड कर रहे हैं ये तो एंटी नेशनल है, ये तो आप नेशन के खिलाफ बात कर रहे हैं, कि आप मुल्क अलग करने की बात कर रहे हैं, ये कौन सी बात है। आप एक मुल्क में रह रहे हैं, आप हिंदुओं के साथ, सिखों के साथ, मराठास के साथ, जट्स के साथ रह रहे हैं, तो आपका ये काम है कि आप उस मुल्क को बेहतर बनाएं। ये तो आप डिसलॉयल्टी की बातें कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि उस मुल्क के ही 2 हिस्से कर दो, ये कौन सी बात है भाई। ये हिंदुओं ने जो है वो पॉइंट उठा लिया और गांधी ने कहा इट इज अ सिन, ये तो गुनाह है, और मोरली इलनेस ऑफ मुस्लिम लीग, की मुस्लिम लीग क्या कर रही है, क्या मांग रही है ये। ठीक है, आप अगर इंडिया को डिवाइड कर देंगे तो यू आर लाइक डिवाइडिंग द मदर काउ। इंडिया कांट बी डिवाइडेड, इंडिया को तो डिवाइड किया ही नहीं जा सकता। अब इंडिया को डिवाइड करना तो ऐसे ही है जैसे होली काउ, क्योंकि काउ इज समथिंग रियली होली फॉर द हिंदूज एंड दे कांट डिवाइड इट, दे कांट कट इट। तो वो उसने कहा तो कि भाई वो ये तो आ, ये हम्म, हिंदू जो है ये मतलब फिर ऐसा क्यों कह रहे थे कि मतलब ये फिर हमें होली क्यों कह रहे थे? यानी अभी पहले तो हमसे लड़ते फिरते आ रहे थे और फिर कह रहे थे कि भाई हम आपकी बातें नहीं सुनेंगे, और नहीं फिर अभी भी जब लड़ ही रूल रहे आया हैं, इनका। अभी भी लड़ ही रहे हैं। अब अभी भी लड़ ही रहे हैं, अभी कौन सा सपोर्ट कर रहे हैं, अभी बस ये कह रहे हैं कि भाई आप ये जो सेपरेशन की डिमांड मांग रहे हैं ये गलत है, ये आप ना मांगे, वो ये कह रहे हैं। बस दूसरे अल्फाज में कह रहे हैं बस। हाँ बस वो ये कह रहे हैं कि भाई अभी जो आप सेपरेशन की बात कर रहे हैं ये ना करें, ये आप गलत कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, सही है। इसके बाद ये हुआ कि भाई सिंस द वर्ल्ड वॉर वाज कंटिन्यूड, सो अनदर इवेंट व्हिच अकर्ड वाज द अगस्त ऑफर 1940। On 8th of August, the British government issued a white paper, यानी इनकी जो असेंबली थी पार्लियामेंट, उसमें एक लॉ पास हुआ जिसमें ये कहा गया कि भाई इफ द इंडियंस दे सपोर्ट द ब्रिटिश इन द वॉर, in return Indians will be given participation in the viceroy's executive council। ठीक है, और द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया विल बी सॉल्व। और उस टाइम पर वाइसरॉय था लॉर्ड लिंथगो। तो लॉर्ड लिंथगो was authorized to admit a limited number of Indian politicians to his executive council and to establish a war advisory council that includes politicians, princely states, and other interests in the national life of India। तो इसमें साफ उन्होंने कह दिया कि भाई इफ द इंडियंस दे पार्टिसिपेट, दे सपोर्ट अस इन द वॉर। तो वाइस रॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जब से ब्रिटिश की हुकूमत आई है तब से इंडियंस वर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट, लेकिन दिस वाज द फर्स्ट टाइम दे सेड कि भाई Indians are going to be given participation in the Viceroy's Executive Council only and only if the Indians they participate in the war। तो उससे ये होगा कि हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1935 बनाई है और जिससे इंडियंस जो है वो खुश नहीं है, उसको भी रिवाइज कर देंगे, उसको भी चेंज कर देंगे और आपकी मर्जी की चेंजेस ले आएंगे। यू जस्ट नीड टू सपोर्ट अस, ताकि जो है हमारा वॉर का जो मसला है वो हल हो जाए। बट बोथ द मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस दे रिफ्यूज्ड। फिर इसके बाद ये हुआ कि 1942 में द वर्ल्ड वॉर। और रिफ्यूज करने का जो वो था रीजन था, वो यही था कि भाई आप लोगों ने पहले भी हमसे यही वादे किए थे लेकिन कबूल नहीं किए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली बिल्कुल।
अच्छा, ठीक है। वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हुआ, और वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हुए हुए कुछ साल हो चुके हैं, यानी 1939 सितंबर में वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हुआ था। इट इज 1942 नाउ, ठीक है। इट हैज बीन अबाउट 3.5 years सिंस द वर्ल्ड वॉर टू हैज बीन स्टार्टेड। तो अब नाउ द ब्रिटिश आर वरिड के दे नीड सप्लाईज इन द वॉर, दे आर रनिंग शॉर्ट ऑफ पीपल in the war. So what they did, they again sent a mission under the chairmanship of Sir Stafford Cripps to ask the British to support, to ask the Indians to support them in the war. ठीक है। और इन्होंने कहा कि भाई हमारी एक ऑफर है आपको, हम ऑफर दे रहे हैं, आपकी मर्जी है, अगर आप एक्सेप्ट कर लें तो इट इज गोइंग टू बी गुड फॉर यू। ऑफर क्या थी? ऑफर ये थी कि इफ द इंडियन सपोर्ट द ब्रिटिश इन द वॉर, in return dominion status shall be granted to India after the war. Dominion status का मतलब है कि इंडिया रहेगा पार्ट कॉमनवेल्थ का ही, लेकिन इंडिया पर पूरे तरीके से जो हुकूमत होगी वो इंडियंस की होगी, पूरे तौर से कंप्लीट गवर्नमेंट विल बी ऑफ द इंडियंस अच्छा, कंप्लीटली। अच्छा जी, बात समझ में तो आती है? फिर इस पे उसने कहा था कि पोस्ट डेटेड चेक ऑन फीलिंग बैंक। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और इन्होंने कहा कि ठीक है। भाई हम नया कॉन्स्टिट्यूशन बनवा देंगे, दोबारा से इलेक्शंस करवा देंगे, दोबारा गवर्नमेंट बनवा देंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी रिजाइन कर चुकी है ना गवर्नमेंट से। तो कहने लगे हम इलेक्शंस भी करवा देंगे, दोबारा गवर्नमेंट भी बनवा देंगे, सब आपकी मर्जी का कर देंगे, बस हमें सपोर्ट कर दें आप वॉर में। इस पर गांधी सेड, व्हाट कांग्रेस पार्टी सेड कि भाई ठीक है, आप वादे करते हैं पूरे नहीं करते, एक काम ये करें, ट्रांसफर द पावर इमीडिएटली एंड वी विल सपोर्ट यू इन द वॉर। आप कह रहे हैं ना भाई पावर देंगे, डोमिनियन स्टेटस देंगे, एक काम आप ये करें, अभी ऐलान कर दें कि हम इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दे रहे हैं, हम आपको वॉर में सपोर्ट कर देते हैं। ब्रिटिश ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, तो कांग्रेस ने कहा भाग लो भाई, फिर हम भी कह रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता। और गांधी ने कहा इट इज अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ फेलिंग बैंक। पोस्ट डेटेड चेक का मतलब है आप जो वादे कर रहे हैं ये फ्यूचर के वादे हैं, और फेलिंग बैंक से गांधी इज रेफरिंग टू द ब्रिटिश कि भाई आपने पहले भी वादे किए थे, पूरे नहीं किए थे, आप अभी भी वादे कर रहे हैं, आप पूरे नहीं करोगे तो हमें तो आपकी बात सुननी ही नहीं है। इस पर अच्छा, तो ये दो चीज़ें, पहले तो ये कि ब्रिटिश जो है वो ये कर सकते थे कि अभी पावर दे दें, ठीक है, बाद में वॉर ख़त्म होती है तो पावर वापस छीन लें। और दूसरी चीज़ ये वापस नहीं छीन कि सकते ना, दे दी तो फिर क्यों। दे दी, आपने पावर दे दी तो आपकी इंटरनेशनल रेपुटेशन है पूरी दुनिया के अंदर, आपने लोग आपको जानते हैं, सबने सुन लिया कि आपने पावर दे दी। अब आप पावर छीन रहे हैं तो उसके पीछे रीजन चाहिए ना, पूरी दुनिया में आपकी बेइज्जती है कि भाई आपके हाथ से पावर निकल गई। फिर ब्रिटिश को रिस्क भी था कि भाई हमने पावर दे दी, क्या पता इंडियंस पावरफुल हो जाएं, हम पावर वापस ना ले सकें, वर्ल्ड वॉर के बाद हम कमजोर पड़ जाएं, तो इस वजह से ब्रिटिश तो पावर देने को तैयार ही नहीं थे। और दूसरी चीज़ वजह क्या बोली, वजह क्या बताई ये ब्रिटिश ने कि हम अभी पावर नहीं दे रहे। इसकी कोई वजह नहीं बताई ब्रिटिश ने। ब्रिटिश ने बस ये कहा कि भाई पावर अभी नहीं दे रहे, आप पहले वॉर में सपोर्ट करें, जैसे आप वॉर में सपोर्ट करेंगे वंस द वॉर इज गोइंग टू एंड, तो हम आपको जो है वो सेल्फ वो डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। ब्रिटिश ने बस इतना कहा कि भाई अभी नहीं दे रहे, लेकिन आप हमें वॉर में सपोर्ट करें, वॉर एंड होगा तो देंगे। और ठीक है। मुस्लिम्स ने कहा कि भाई सिंस इट डिड नॉट कंटेन एनी रेफरेंस टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान, देयरफॉर द मुस्लिम्स आल्सो रिजेक्टेड द क्रिप्स मिशन। अच्छा जी, तो क्रिप्स मिशन गॉट रिजेक्टेड। नाउ गांधी realized कि the British have turned weak due to the war. This is the reason that they are constantly asking for help from the British people, from the Indians. So Gandhi started a blackmail movement, a protest movement against the British, which was known as the Quit India movement. और इसका पर्पस था टू फोर्स द ब्रिटिश टू रिजाइन एंड टू लीव इंडिया, सो दैट द इंडियंस कैन फॉर्म देयर गवर्नमेंट ओवर इंडिया। लेकिन जिना कॉल्ड इट एज ब्लैकमेलिंग एंड ही एडवाइज द मुस्लिम्स टू स्टे अवे फ्रॉम दिस क्विट इंडिया मूवमेंट। हाउएवर गांधी इनवाइटेड द मुस्लिम्स के भाई आओ हमारे साथ जो है वो मिलकर प्रोटेस्ट करो और ब्रिटिश को निकालो इंडिया से, और ये जैसे ही जाएंगे हम अपना रूल एस्टेब्लिश करेंगे, हमारा मुल्क हमारी धरती ये वो। लेकिन जिना सेट कि भाई इट वाज ब्लैकमेलिंग, इफ द ब्रिटिश आर इन्वॉल्व इन द वॉर एंड यू आर आइडेंटिफाइंग देयर वीकनेसेस, और उनकी वीकनेसेस को हाईलाइट करते हुए, उसको आइडेंटिफाई करते हुए अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई प्रोटेस्ट मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हैं तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज इलीगल। तो व्हेन द ब्रिटिश रियलाइज्ड कि भाई गांधी वाज एक्चुअली ब्लैकमेलिंग देम, what they did, they arrested Gandhi and other senior leaders of Congress and they placed a complete ban on the Congress party. तो So ब्लैकमेलिंग से होता क्या है, यानी
ब्लैकमेलिंग अगर ये कोई है ना कि भाई ब्लैकमेल कर कोई कोई मजबूरी में है और आप उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, ये ब्लैकमेलिंग है। तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये बंदा आपकी नहीं जमीन करके बैठा हुआ है। नहीं 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 नहीं, देखें बात ये है कि वो कुछ भी करके बैठा, आप लॉ से चलें, आप लीगल हरकत करें, आप इलीगल हरकत ना करें। यही तो वजह है कि गांधी जी अक्सर जेल में गए और जिन्ना कभी भी जेल में नहीं गए। वजह यही थी कि ही ऑलवेज एक्टेड लीगली, ही नेवर एक्टेड इलीगली। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा जी, 2 साल गांधी जी जेल में रहे। 2 साल के बाद वाइस रॉय चेंज हुआ, लॉर्ड वेविल बिकेम द वाइस रॉय। वेविल वाइसरॉय बना तो उस जमाने में कांग्रेस के लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि गांधी जी बीमार पड़ गए हैं जेल के अंदर, गांधी जी की हालत खराब हो गई है, गांधी जी को इलाज की जरूरत है, गांधी जी को बाहर निकालो। तो वंस लॉर्ड वेविल बिकेम द वाइसरॉय ही रिलीज्ड गांधी ऑन मेडिकल ग्राउंड्स के गांधी जी को इलाज की जरूरत है तो भाई निकाल दो। अच्छा जी, व्हेन गांधी केम आउट ऑफ जेल ही रियलाइज्ड कि भाई द कांग्रेस पार्टी हैज लॉस्ट इट्स इन्फ्लुएंस, द कांग्रेस पार्टी हैज लॉस्ट पावर एंड द ओनली powerful party that is available in India is Muslim League now. So at that time he requested Jinnah to meet and they started Gandhi Jinnah talks in September 1944। ठीक है, इसमें हुआ ये कि गांधी सेट के भाई ये जो आप लोग टू नेशन थ्योरी का आइडिया दे रहे हैं ये गलत है, और गांधी ने कहा कि भाई आप हमारे साथ ज्वाइन हैंड्स कर लें एंड हमारे साथ ज्वाइन हो जाएं, वी विल टुगेदर फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड विल किक द ब्रिटिश आउट ऑफ इंडिया, वंस द ब्रिटिश हैव लेफ्ट यू कैन कंट्रोल योर एरियाज एंड वी आर गोइंग टू कंट्रोल आवर एरियाज। गांधी का पर्पस ये था कि बस किसी तरीके से जिन्ना को कन्विंस करके और मुस्लिम लीग की सपोर्ट ले ली जाए। हाउएवर जिन्ना स्ट्रेट अवे रिफ्यूज्ड एंड ही कॉल्ड गांधी आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द हिंदूज ओनली। हाउएवर गांधी ने कहा कि नहीं जी, मैं तो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं तो मुसलमानों के राइट्स का भी ख्याल करता हूँ और मैं तो इंडिया में रहने वाली तमाम नेशंस के राइट्स का ख्याल करता हूँ। लेकिन जिन्ना ने क्लियरली कहा कि भाई यू आर अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिंदूज ओनली, because now Muslim League has witnessed the real face of Congress during the Congress rule 1937 till 39। तो उस पर जो है वो जिन्ना ने कह दिया कि भाई नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल, वी आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट यू। ठीक है, ये आप इसकी तस्वीर भी देख सकते हैं, ये गांधी जिन्ना टॉक्स की तस्वीर है जिसके अंदर एक वैसे तो ये एक तस्वीर बनाई गई थी, द पर्पस वाज टू शो गांधी ही इज बेगिंग इन फ्रंट ऑफ जिन्ना that help should be given to Gandhi and the Muslim League should be joining hands with Jinnah. So the Muslim League should be joining hands with Congress so that they can uh, fight against the British। तो ये आपके पास इवेंट है गांधी जिन्ना टॉक्स का 1944 विच फेल्ड। इस पर 7 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, व्हाई डिड द गांधी जिन्ना टॉक्स फेल, जिसमें हम रीजंस लिखते हैं फॉर द फेलियर ऑफ द गांधी जिन्ना टॉक्स के भाई अगर गांधी जिन्ना टॉक्स फेल हुई तो व्हाट वर द रीजंस फॉर द गांधी जिन्ना टॉक्स गेटिंग फेल्ड। Next event is Simla Conference, which was called by Lord Wavell in July 1945। हुआ ये कि जून 1945 में वर्ल्ड वॉर टू एंडेड। वर्ल्ड वॉर टू के एंड होने के बाद जुलाई 1945 में लॉर्ड वेवल ने सिमला कॉन्फ्रेंस बुलाई और पर्पस क्या था, पर्पस था टू डिसाइड अबाउट द टेम्पररी गवर्नमेंट या जिसको इंटरिम गवर्नमेंट बोलते हैं। लॉर्ड वेवल ने कहा कि भाई हम इंडिया छोड़कर जा रहे हैं, वंस वी लीव इंडिया तो हमें हमारे पीछे से या इस दौरानिए में जब हम छोड़कर जाएंगे अ टेम्पररी गवर्नमेंट और एन इंटरिम गवर्नमेंट इज नीडेड विच इज गोइंग टू गवर्न द अफेयर्स ऑफ इंडिया, जो इंडिया के अफेयर्स को चलाएगी। तो हम तो छोड़कर जा रहे हैं और आपने जो है वो इसके अफेयर्स को चलाना है। तो लॉर्ड वेवल ने कहा कि भाई वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 14 सीट्स हैं, एक सीट वाइसरॉय अपने पास रखेगा और एक सीट आर्मी के कमांडर की होगी, पीछे बची 12 सीटें। तो वाइसरॉय ने कहा कि हाफ ऑफ द सीट्स विल बी गिवन टू कांग्रेस एंड हाफ ऑफ द सीट्स विल बी गिवन टू मुस्लिम लीग एंड दिस इज हाउ इंडिया कैन बी गवर्नड, अ टेम्पररी गवर्नमेंट कैन बी एस्टैब्लिश्ड। इस पर कांग्रेस ने ऑब्जेक्शन रेज किया और कांग्रेस ने कहा कि भाई दे आर इन मेजॉरिटी एंड मोर सीट्स वर रिक्वायर्ड टू बी गिवन टू द हिंदूज देन द मुस्लिम्स। So this turned out to be a deadlock and the Simla conference finally failed। उधर से जिन्ना ने दूसरी बात ये की कि जिन्ना ने कहा कि भाई आप ये क्या कह रहे हैं कि आधी सीट्स जो है वो मुस्लिम्स को दे दो, आधी सीट्स जो है वो कांग्रेस को दे दो। आप इसमें इस तरह बोलें
कि एक सीट वाइसरॉय अपने पास रखे, एक सीट आर्मी कमांडर की, पीछे बची 12 सीटें। 12 सीट्स में से जो है एक सीट आप सिखों को दें, एक सीट आप अदर कम्युनिटीज को दें, तो अब बची 10 सीटें। इन 10 सीटों को आप डिवाइड करें और आप ये बोलें कि 5 सीटें मुस्लिम लीग को दें और 5 सीटें कांग्रेस को दें। इस पर अगेन जो है वो ठीक है। एक डेडलॉक हो गया। कांग्रेस ने कहा नहीं जी, इक्वालिटी तो हो ही नहीं सकती, और कांग्रेस पार्टी ने कहा कि भाई हम तो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, हम तो मुस्लिम्स को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम हर एक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमारे पे तो ये बात अगर की जा रही है कि भाई हमें कहा जा रहा है कि हम सिर्फ कुछ लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा तो है नहीं, हम तो सबको रिप्रेजेंट करते हैं भाई। तो इस पर जिन्ना ने फिर कहा कि ठीक है, सही है, अगर कांग्रेस पार्टी ये क्लेम कर रही है कि ये सबको रिप्रेजेंट करते हैं और इनकी रिप्रेजेंटेशन ज्यादा है, तो फिर ऑप्शन अवेलेबल ये है हमारे पास कि इलेक्शंस करवा लेते हैं, जिसको जितने वोट मिले वो गवर्नमेंट बना लेगा। इस तरह जो है वो टेम्परेरी गवर्नमेंट भी बन जाएगी और हमारा मसला भी हल हो जाएगा। तो ये आपके पास जो है वो इवेंट है ऑफ शिमला कॉन्फ्रेंस 1945। तो हुआ ये कि इलेक्शंस का जो सजेशन था वो जिन्ना ने प्रेजेंट किया और जिन्ना ने कहा कि भाई इलेक्शंस करवा लें। इस पर वाइस रॉय लॉर्ड वेविल ने ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटले से अप्रूवल लिया कि ठीक है भाई इलेक्शंस करवाए जाएंगे फॉर सेंट्रल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज बोथ। तो वो इलेक्शंस हुए इन दिसंबर 1945 एंड जनवरी 1946, और कहा गया कि भाई ये इलेक्शंस होंगे और इसके तहत जो है वो नई गवर्नमेंट या इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाएगी। सेंट्रल असेंबली के जो इलेक्शंस थे उसके रिजल्ट्स आए हैं, उसमें कांग्रेस वन 57 सीट्स, Muslim League was able to secure 30 out of 30 seats completely. 30 were the seats reserved for the Muslims, and out of those 30 seats, all 30 seats were obtained by the Muslim League. Europeans were able to secure 8 seats. ये यूरोपियंस वो हैं who had migrated from Britain and were living in India as Indian citizens. There were other independent candidates who won 5 seats, and there were the Akali 6 who won 2 seats. प्रोविंशियल इलेक्शंस की बात की जाए तो कांग्रेस वन अबाउट 91% वोट्स व्हिच वर रिजर्व फॉर द नॉन मुस्लिम्स। हाउएवर ऑन द अदर हैंड मुस्लिम लीग वाज एबल टू विन 87% of the votes which were reserved for the Muslims, and this turned out to be a very big majority. मुसलमानों के लिए सीट्स रिजर्व की गई थी 492, and out of 492 Muslims were able to win 429 seats in the provinces. In Bombay they were able to win 100% seats, in Madras, in Orissa, all these ये three सीट कैसे जीते हैं इलेक्शन से? इलेक्शंस के थ्रू, बिल्कुल इलेक्शंस में अच्छा। पीपल वोटेड फॉर कांग्रेस। तो इस पर जो है सवाल बनता है कि भाई द मुस्लिम लीग वाज the Muslim League was successful in the elections 1945, however it failed in elections 1937. तो उसके reasons, तो रीजंस में हम फिर ये बताते हैं कि भाई इन द इलेक्शंस 1937, वो तो हमने डिस्कस किया हुआ है कि भाई इट वाज द फर्स्ट टाइम मुस्लिम लीग वाज कंटेस्टिंग इन इलेक्शंस एंड मुस्लिम्स वर नॉट हैविंग पावर एंड नॉट रिकॉग्निशन एंड सपोर्टर्स कम थे। बट अब हम यहाँ कहते हैं कि भाई after 1940 Jinnah was able to increase the supporters of the Muslims, and Jinnah was able to convey the message of Muslim League to everyone, every Muslim across India. Moreover, during the 2 years, that is from 1942 till 44, when Congress party was banned and there was no intervention from the side of Congress, at that time Muslim League had the opportunity to increase its number of supporters. This is why Muslim League performed well in the elections 1945 as compared to the elections 1937. तो अच्छा, ये लेकिन मेजोरिटी में तो हिंदूज थे, तो इन्होंने उसको क्यों नहीं सेलेक्ट किया, नहीं कांग्रेस नहीं, को? बात ये है कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स के तहत इलेक्शंस हुए हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मतलब है कि सेपरेट सीट्स आर रिजर्व फॉर द हिंदूज एंड सेपरेट सीट्स आर रिजर्व फॉर द मुस्लिम्स। तो जो मुसलमान हैं वो मुस्लिम कैंडिडेट को ही वोट कर रहे हैं, और जो हिंदू हैं वो हिंदू कैंडिडेट को वोट कर रहे हैं, ये हो रहा है। तो फिर सिंस हिंदूज जो है मेजोरिटी में, तो मुसलमान कैसे जीत गए? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। हिंदूज मेजोरिटी में अपनी सीटें जीते हैं, मुसलमान अपनी सीटें जीते हैं। मिसाल के तौर पर असम में 50 सीट्स थी या 60 सीट्स थी, फॉर एग्जांपल असम में,
जी जी। 60 सीट्स में से 34 मुस्लिम्स की हैं, तो बाकी किसकी होंगी? ऐसे दूसरे इलेक्टोरेट की। बाकी हिंदुओं की होंगी, 26 हिंदुओं की होंगी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा बिहार में 80 सीट्स वर देयर, इफ 40 आर गिवन टू द मुस्लिम्स, तो बाकी 40 किसकी होंगी? अच्छा अच्छा। तो तो इस, हाँ हाँ बोले। पहले वाली जो इलेक्शंस हेल्ड हुई थी, उस हाँ, पे फिर ऐसा क्या हुआ था कि मुस्लिम लीग नहीं जीत पाए? उसमें भी यही हुआ था कि सेपरेट सीट्स ही दी गई थी, सेपरेट इलेक्टोरेट ही थे। लेकिन मसला ये हुआ था कि मुस्लिम्स के लिए 465 सीट्स तकरीबन जो है वो रिजर्व की गई थी, और मुसलमान उसमें से ऑप्टेन मुस्लिम्स ने की थी 107 ओनली। तो ऐसा मतलब वजह क्यों, मतलब जो उस वक्त उस वक्त मुसलमान थे, उन लोगों ने कांग्रेस को वोट किया था क्या? हाँ, पहले 1937 के इलेक्शन में रीजन में हमने पढ़ा था ना कि पीपल वोटेड फॉर कांग्रेस, लेकिन अब क्योंकि मुस्लिम लीग ने अपनी इमेज प्रॉब्लम को दूर कर दिया था और अपने मैसेज को कम्युनिकेट कर दिया था, अपने सपोर्टर्स बढ़ा लिए थे, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग वाज एबल टू सिक्योर गुड पोजीशन इन द इलेक्शंस। तो ये सब 4 साल में कैसे किया, इमेज ठीक कर दी और ये चार यही तो साल मैंने, ये 4 साल से ज्यादा, वो जो 2 साल हैं जिसमें गांधी वॉज इन जेल एंड कांग्रेस पार्टी वॉज बैंड, 42 से लेकर 44, ये 2 साल गोल्डन पीरियड था जिसमें कांग्रेस की इंटरवेंशन थी ही नहीं। इस जमाने में जो है वो मुस्लिम लीग के सपोर्टर बढ़ गए, क्योंकि कोई और पार्टी थी ही नहीं। लोगों को मुस्लिम लीग को समझने का मौका मिला, मुस्लिम लीग का मैसेज कम्युनिकेट हुआ, एंड द सपोर्टर्स ऑफ मुस्लिम लीग दे इंक्रीज्ड। अच्छा, और ये जो सिख वगैरह थे, इन लोगों ने अपनी पार्टी वगैरह फॉर्म नहीं की थी क्या? इनकी पार्टी थी, ये सिख जीते हैं ना, ये रहे ना, जीते तो हैं सिक्स, अकाली सिक्स 2 सीटें। इनको भी सीटें रिजर्व की जाती थी, ज्यादा नहीं होती थी इनके लिए, क्योंकि सिख तो बहुत ही कम तादाद में थे। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा जी। लेकिन हुआ ये कि आफ्टर विनिंग द इलेक्शंस एंड गांधी रिफ्यूज टू फॉर्म द गवर्नमेंट, गांधी ने कहा भाई हम गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर रहे, क्योंकि गांधी को नजर आ गया था कि मुसलमान जो है वो अच्छी खासी मेजोरिटी से जीत चुके हैं, तो अब जो है वो अगर गवर्नमेंट बनती भी है तो मुस्लिम्स आर गोइंग टू इंटरवीन, और मुसलमान जो है वो पावर में वो अपनी मर्जी चला सकते हैं। तो दैट वाज अ थ्रेट टू हिंदूज, क्योंकि हिंदूज तो चाहते थे कि मुसलमानों को डोमिनेट करें, और मुस्लिम्स को डोमिनेट करने की अपॉर्चुनिटी तो हाथ से निकल गई, तो अब क्या करें? तो ऐसे मौके पर जो है वो गांधी ने कहा भाई हम तो गवर्नमेंट बना ही नहीं रहे, हमें तो ये समझ ही नहीं आ रहा। और गांधी ने कहा ये तो इलेक्शंस में धांधली हुई है, देयर हैज बीन रिगिंग इन द इलेक्शंस। अब लॉर्ड वेविल ने गांधी को समझाने की कोशिश की कि भाई देखें बात ये है, ये हमें जरूरत है, हमने इंडिया छोड़कर जाना है, आप यही चाहते थे ना कि हम इंडिया छोड़कर जाए, हम तो जा रहे हैं, हम आपको गवर्नमेंट दे रहे हैं, हम आपको पावर दे रहे हैं, आप मान नहीं रहे हो। गांधी ने कहा नहीं जी ये तो नहीं हो सकता। अच्छा जी। Finally, next year, British sent a mission that came out to be known as the Cabinet Mission. The purpose was to transfer the power to the Indians. इस मिशन को कैबिनेट मिशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट के 3 इंपॉर्टेंट मेंबर्स which were Sir Stafford Cripps, Patrick Lawrence and A.V. Alexander, they came to India. कैबिनेट का मतलब होता है द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। तो क्योंकि ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के 3 इंपॉर्टेंट मेंबर्स स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर आए थे, इसलिए जो है हम इसको कैबिनेट मिशन कहते हैं। कैबिनेट मिशन क्या था? कैबिनेट मिशन ये कहता था कि भाई एक इंडियन फेडरेशन होगी, एक इंडियन यूनियन होगी, जिसका काम होगा टू गवर्न, टू लुक आफ्टर फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस एंड कम्युनिकेशन। इसमें दोनों पार्टिसिपेट करेंगे, यानी इंडियंस भी और ब्रिटिश भी। ठीक है। इसके अलावा ये है कि ऑल रेजिडुअरी पावर्स विल बिलोंग टू द प्रोविंसेस, यानी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी जाएगी। और हम जो है वो इंडिया को डिवाइड करेंगे 3 ग्रुप्स में। ग्रुप ए हिंदू मेजोरिटी एरियाज, ग्रुप बी मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज, ग्रुप सी बंगाल एंड असम। और पर्पस ये होगा कि हम एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों होंगी। एक इंडियन यूनियन होगी जो डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन को चलाएगी। इसके अलावा हर सूबे की अपनी गवर्नमेंट होगी जो वो खुद इलेक्शंस के थ्रू इलेक्ट करवाएंगे, और फिर वो अपने हिसाब से जो है उस प्रोविंस को चलाएंगे। अगर कोई सिटी निकलकर, उस ग्रुप से निकलकर किसी दूसरे ग्रुप में आना चाहे तो इजाजत होगी। अगर कोई सिटी ग्रुप छोड़कर अपना अलग ग्रुप बनाना चाहे या अपना अलग प्रोविंस डिक्लेयर करवाना चाहे अपने आप को, तो उसकी भी इजाजत होगी।
अच्छा, मुस्लिम्स वर हैविंग नो अदर ऑप्शन, और अब एक ऑप्शन मिल रहा था कि भी ठीक है मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज जो है वो अलग हो जाएंगे या कुछ पावर मिल जाएगी, सारी पावर तो नहीं मिलेगी क्योंकि ब्रिटिश इंटरवेंशन तो अभी भी होगी, लेकिन चलो कुछ पावर तो मिल रही थी, कोई उम्मीद नजर आ रही थी, तो उस पर जो है द मुस्लिम लीग दे एग्रीड टू द कैबिनेट मिशन प्लान इन द स्टार्ट। हाउएवर Nehru, he rejected the cabinet mission plan and he said कि भाई once the British are going to leave, Congress was neither bound nor committed to the plan। अब इस ठीक है। पर जिना को समझ में आ गई कि भाई ये जैसे ही ब्रिटिश छोड़कर जाएंगे, ये दोबारा हिंदू जो है अपना डोमिनेंस और अपना इन्फ्लुएंस हम पर जमाएंगे, और ये जो है फिर ये होगा कि हम ब्रिटिश के मसले से निकलेंगे तो हिंदू हम पर जुल्म सितम शुरू कर देंगे, और दोबारा वो कांग्रेस रूल शुरू हो जाएगा जो पहले हो चुका है। तो द मुस्लिम लीग ऑल्सो विड्रू इट्स एक्सेप्टेंस टू द कैबिनेट मिशन प्लान। नेहरू ने तो पहले ही रिजेक्ट कर दिया कैबिनेट मिशन प्लान को, मुसलमानों ने भी कह दिया कि भाई हम भी कैबिनेट मिशन प्लान को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, सो द कैबिनेट मिशन प्लान फेल्ड। अच्छा, फिर मुसलमानों ने ठीक ये है सोचा कि इट इज टाइम टू शो आवर पावर टू द मुस्लिम्स। इट इज मुसलमानों ने ये सोचा कि इट इज टाइम टू शो आवर पावर टू द बोथ द ब्रिटिश एंड द हिंदूज। So what the Muslims did, they announced a general protest on 16th of August 1946, which is known as the Direct Action Day, जिसमें मुसलमानों का काम था कि वो रोडों पर निकल के आए और पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, सिर्फ हिंदुओं और ब्रिटिश को दिखाने के लिए कि भाई हम भी मेजोरिटी में, हमारी भी तादाद है। इस पर यह हुआ कि कलकत्ता में जो है मोर देन 4000 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स एंड 1 लाख पीपल वर लेफ्ट होमलेस इन कलकत्ता विद इन 3 days। जस्ट 72 आवर्स क्यों? में जो है हिंदुओं को मौका मिल गया ना कि मुसलमान सड़कों पे आ गए और अपनी पावर दिखा रहे हैं, मारो इनको। और इस टाइम पे कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन तो वैसे ही कमजोर थी, ब्रिटिश लगे हुए थे कि पावर ट्रांसफर कर दें, और हिंदू जो है उनको मौका मिल गया कि अच्छा ये मुसलमान अपनी ताकत अच्छा, दिखाना चाह रहे हैं, ये ये हमसे आगे आ रहे हैं, तो इनको मारो। जी क्या कह रहे हैं? ये जो ब्रिटिश ब्रिटिश थे, इन लोग मतलब किसी ने भी इनकी वर्ल्ड वॉर टू में मदद नहीं की थी, तो फिर भी ये लोग क्यों ट्रांसफर कर रहे थे पावर? वर्ल्ड वॉर टू में मदद तो की नहीं थी, लेकिन मसला ये था कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद ब्रिटिश जो है वो कमजोर पड़ गए थे, अच्छी खासी इनकी वॉर की सप्लाईज और चीजें निकल गई थी इनके हाथ से। अब इनके पास इतनी पावर नहीं थी कि ये इंडिया को चला सकते, प्लस इनकी अपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो करप्ट हो गई थी, उसमें करप्शन बहुत बढ़ गई थी। तो वो ब्रिटिश का जो पर्पस था इंडिया आने का वो तो था ट्रेड, अब वो पूरा हो चुका था क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी में अगर करप्शन बढ़ गई थी तो ट्रेड एक्टिविटीज तो चल नहीं रही थी, तो ब्रिटिश को फिर इसका फायदा ही नहीं था, तो इसलिए तो ब्रिटिश जो है वो ब्रिटिश छोड़कर जाना ईआईसी को चाहती। रिप्लेस नहीं कर सकती थी? भाई ईआईसी को रिप्लेस अगर ब्रिटिश करती भी तो भी उनको चलाने के लिए जो है वो लोग चाहिए थे, पैसे चाहिए थे, और ब्रिटिश का सारा पैसा वर्ल्ड वॉर टू में जाया हो गया था, ब्रिटिश के अच्छे से अच्छे लोग वर्ल्ड वॉर टू में मर चुके थे, ब्रिटिश क्या करते? तो ब्रिटिश वर लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन एक्सेप्ट टू लीव इंडिया। तो ये नहीं है कि ये इंडियंस की मूवमेंट से या इनकी एफर्ट से ये छोड़कर गए, ये तो अपनी मजबूरियों की वजह से छोड़कर गए। ठीक है, सही है। अच्छा जी, तो डायरेक्ट एक्शन डे टर्न आउट टू बी अ फेलियर, लेकिन ब्रिटिश क्या चाह रहे हैं? ब्रिटिश ये चाह रहे हैं कि भाई हम किसी भी तरीके से जो है वो पावर ट्रांसफर करवाएं, और पावर इन लोगों को देकर जो है वो अपनी जान छुड़ाएं किसी भी तरीके से। तो इस पर जो है नेक्स्ट ईयर, ये उसी साल 1946 में द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर अनाउंस्ड कि द ब्रिटिश आर गोइंग टू लीव इंडिया बाय जून 1948, और अगले साल 1947 में दे सेंट वन ऑफ देयर बेस्ट आर्मी कमांडर इन द वर्ल्ड वॉर टू, द नेम वाज विस्काउंट माउंटबेटन। इसको भेजा कि भाई जाओ और पावर ट्रांसफर करके ही आना, बगैर पावर ट्रांसफर किए मत आ जाना। ही फाउंड कि भाई इंडिया में जो सिचुएशन थी वो अनकंट्रोलेबल थी, और सोल्यूशन तो फौरन निकालना था, कोई सुनने को तैयार ही नहीं था। तो फाइनली ही अनाउंस्ड हिज प्लान व्हिच केम आउट टू बी नोन एज द 3rd जून प्लान, जिसमें इसने कहा कि द ब्रिटिश आर लीविंग इंडिया नॉट बाय जून 1948, बल्कि इसी साल 15 अगस्त 1947 को हम इंडिया छोड़कर चले जाएंगे। एक बाउंड्री कमीशन बनेगा अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर साइरल रेडक्लिफ, जो बॉर्डर्स मार्क करेगा दोनों कंट्रीज के। दोनों कंट्रीज अलग अलग होंगे, दोनों की गवर्नमेंट अलग होगी, दोनों का कॉन्स्टिट्यूशन अलग होगा। इन द स्टार्ट बोथ द कंट्रीज आर गोइंग टू एक्सेप्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एज देयर टेम्पररी कॉन्स्टिट्यूशन, बाद में ये अपनी मर्जी का कॉन्स्टिट्यूशन बना लें।
प्रिंसली स्टेट्स के लिए ये कहा गया कि प्रिंसली स्टेट्स जो हैं उनमें रेफरेंडम करवाया जाएगा, और रेफरेंडम के थ्रू जो है द पीपल विल बी वोटिंग दैट आइदर दे वांट टू ज्वाइन इंडिया और दे वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान। तो उसके थ्रू जो है उसको डिसाइड किया जाएगा। ये लॉर्ड माउंट रेफरेंडम क्या होता है? वोटिंग वोटिंग करवाई जाएगी और लोगों से अच्छा पूछा जाएगा अच्छा कि भाई अच्छा। वो वोट करें कि ये इंडिया ज्वाइन करना चाह रहे हैं या पाकिस्तान ज्वाइन करना चाह रहे हैं। जिस जगह के लोग वोट करेंगे इंडिया ज्वाइन करने के लिए, तो वहाँ वो प्रिंसली स्टेट जो है वो इंडिया ज्वाइन कर लेगी। जिस जगह के लोग वोट करेंगे पाकिस्तान ज्वाइन करने के लिए, तो वो प्रिंसली स्टेट जो है वो पाकिस्तान ज्वाइन कर लेगी। अच्छा, इसके बाद ठीक है। क्या इवेंट आता है हमारे पास? ये हुआ कि ये तो 3 जून प्लान हो गया। 3 जून प्लान के बाद जो है माउंट बैटन जो है वो गया ब्रिटेन और ब्रिटिश पार्लियामेंट से अपना ये 3 जून प्लान अप्रूव करवाया। तो इट बिकेम अ लॉ एंड दिस केम आउट टू बी नोन एज द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। क्योंकि लॉ बन गया तो इसको ये कहलाया जाने लगा एज इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद बात आती है कि बाउंड्री कमीशन बनाया गया और बाउंड्री कमीशन का काम था टू मार्क द बॉर्डर्स ऑफ बोथ दी स्टेट्स दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान। अच्छा, आजादी के 2 दिन बाद, यानी आजादी हुई है 15 अगस्त 1947 को, तो 2 दिन के बाद 17 अगस्त 1947 को जो है उसका रिजल्ट अनाउंस हुआ, जिसमें ये बताया गया है कि भाई द मुस्लिम मेजोरिटी एरिया सच एज फिरोजपुर, गुरदासपुर इन पंजाब were given to India instead of Pakistan. All the industrial areas such as Bombay, Calcutta were given to India. पाकिस्तान जो दिया गया वो माशाल्लाह से इस तरह दिया गया कि देयर वाज एन एरिया इन द वेस्ट व्हिच वाज गिवन टू पाकिस्तान नोन एज वेस्ट पाकिस्तान, एंड 1000 माइल्स अवे देयर वाज एन एरिया इन द ईस्ट नोन एज बंगाल व्हिच वाज गिवन टू पाकिस्तान। तो 2 एरियाज दिए गए, बाकी पूरा एरिया उठाकर इंडिया को दे दिया गया और कहा ये गया कि सारे इलाके में क्योंकि हिंदूज रहते हैं तो हमें मजबूरन ये इंडिया को देना पड़ा, वरना इन रियलिटी थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट। यहाँ पर ये फिरोजपुर गुरदासपुर का एरिया था विच प्रोवाइडेड अ गेटवे टू कश्मीर। तो इन इलाकों को जो है ऑल्दो दीज वर द मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज वर रिक्वायर्ड टू बी गिवन टू पाकिस्तान, उठा के दे दिए इंडिया को। सो these were some of the injustices of the बाउंड्री कमीशन। लेकिन क्योंकि अब आज़ादी हो चुकी है, ब्रिटिश छोड़कर जा चुके हैं, कोई सुनने वाला है नहीं, किसके आगे बोलें, क्या करें कुछ नहीं पता। सो दैट टर्न्ड आउट टू बी अ प्रॉब्लम। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, तो ये आपके पास इवेंट्स हैं टिल 1947।